जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 15 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए देखिए ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज हर साल लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपडेट होते हैं। यानी कि कोई भी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, हर साल नए कोर्स अपडेट करके आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करवाई जाती है। तो फटाक से कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत बना लो। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आज के ये टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैनल पर हम आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो, टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है और जो भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उसको नोट डाउन करना है और उसी को फिर बाद में रिवाइज करना है। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो देखूंगा। समीर भटनागर, वेरी गुड, आपके आंसर्स आए हैं। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। गोल्डी एलेक्स, कुशल सिंगल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आयुषी सिंह, दीप शिखा, बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार सभी लोग। समीर भटनागर, ईशा ठाकुर, श्वेता यादव। दुर्गेश ने लिखा है कि क्रॉनिकल मैगजीन यूपीपीसीएस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है या फिर इसी से मेंस भी कवर हो सकता है। देखो यार, मैं सिंपल सी चीज आपको बोलूंगा, मैंने आप लोग को कभी पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, आपको जहां से भी पढ़ना है आप वहां से पढ़िए। बट यहाँ पर जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस में जो आपको पूरे पीडीएफ्स और टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ वो चीज सबसे पहले करो, उसकी प्रायोरिटी पे उसको रखो। फिर उसके बाद टाइम मिले तो जो आपको करना है वो आप करो। पढ़ने से कभी मना ही नहीं किया है, जितना हो उतना पढ़े। बट मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं उसको पहले कवर अप कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। मैं खुद, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गया है, राइट। मेरे पास 10 साल से ज्यादा का जो है वो एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का। और मैं आपको टॉपिक्स में वही चीज चुनकर प्रोवाइड कराता हूँ। और हमारे पास ऑलरेडी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इतने सालों से जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स मिलेंगे। तो आप पहले वो कर लो, उसको प्रायोरिटी पे रखो सबसे पहले। उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप वो करिए, पढ़िए। पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं किया, ठीक है दुर्गेश? बात क्लियर हो गई। बॉबी यादव, अच्छा थैंक यू यार, करेज मिलता है। अरे बिल्कुल, मैं बोलता ही इसलिए हूँ यार कि आप लोग मोटिवेटेड रहें रेगुलर बेसिस पर और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें, कोई पढ़ाई छोड़े ना। क्योंकि होता है कि कई बार ऐसा भी कि हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो मेरा ये लेक्चर जो होता है वो आपको बेसिकली बांधे रखने के लिए लेक्चर है ये, कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई को रहे हो लग कर जो है वो करो। तो चलो एक मिनट रुकना, मैं स्क्रीन को जो है वो सेट कर लूं, जस्ट एक मिनट। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो अब ये जो पहला टॉपिक है इसमें आपको SIR जो है वो समझना है। हम मेनली जो है फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर, तो लिख लो भैया, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या आपने कभी ये चीज जो है वो सुना है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक वोटर लिस्ट जो है वो बनकर आती है, राइट? हमारे वोटर्स के नाम उसमें जो है वो होते हैं, राइट? कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि इसमें धांधलेबाजी चल रही है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो जाकर वोट डाल रहे हैं। गोस्ट वोट सुना है किस किसने, राइट? तो इन्हीं सब फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो चालू है बिहार के अंदर, राइट? जिसमें बेसिकली घर घर जाकर जो है वो पर्सनली वेरीफाई किया जा रहा है कि वोटर्स जो है वो सही है कि नहीं, और कहीं ऐसे वोटर्स तो नहीं जो डिजीज यानी कि ऑलरेडी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब फ्रॉड, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये प्रोसेस जो है वो की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो ये प्रोसेस चल रही है, SIR प्रोसेस क्या है उसकी मैंने आपको आइडिया दे दिया, बट उसके बारे में लिखवा दूंगा, अभी रुक जाओ।
न्यूज ये आई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रही एसआईआर प्रोसेस को रोकने से मना कर दिया, लेकिन साथ ही रिकमेंड किया है कि डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का स्कोप ब्रॉडर हो, ताकि कोई भी वोटर जो है वो एक्सक्लूड ना हो। यानी कि आप जाकर अगर प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर रहे हो तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर वोटर का हक जो है वो उससे छीना ना जाए वोटिंग डालने का। अच्छा मुझे बताओ कि वोट डालने का जो अधिकार है, क्या वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है या क्या है? बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि राइट टू वोट जो है वो किस के दायरे में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, क्या है ये बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इससे रिलेटेड कई बार पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब क्या होता है कि जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो घर घर जाकर, यानी कि जिन लोग को अपॉइंट किया है वॉलंटियर्स वगैरह को, वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां पर तब शुरू होती है जब ये डर उठा कि कुछ जेन्युइन वोटर्स को भी एक्सक्लूड किया जा सकता है इस प्रोसेस के दौरान, स्पेशली उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कमांड अच्छा ना हो, तो उन्होंने वहां के चुनिंदा घरों से वोटर्स को जो है वो एक्सक्लूड ही कर दिया। तो भी तो हो सकता है ना, इसमें भी हेरा फेरी जो है वो हो सकती है, राइट, वोट्स वगैरह की। तो ये चीज बस आपको जो है वो समझना जरूरी था, बस बाकी और कुछ नहीं है। इसमें SIR की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये पूरी एक्सरसाइज जो चल रही है, आप देखिए इसके थर्ड पॉइंट में आपको जो है वो नजर आएगा कि ये पूरी एक्सरसाइज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 क्लॉज 3 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर हो रही है, राइट। यानी कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो रही है, राइट। ऑब्जेक्टिव यही था, सिंपल सा, कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल्स को जो है वो सैनिटाइज करना। सैनिटाइज करना मतलब कि उसको भाई अच्छे से चेक कर लेना कि जो भी वोटर लिस्ट है उसमें सही लोग हैं भी कि नहीं है, कि डुप्लीकेट या फ्रॉडलेंट एंट्रीज को हटाया जाए और वैलिड वोटर्स का डेटा जो है वो सही किया जाए। तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो SIR गाइस काफी डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें इंटेंसिव और समरी दोनों टाइप का रिवीजन मिक्स है। लेकिन बिहार SIR में एक नया ट्विस्ट है। अगर आप 2023 के बाद, सॉरी 2003 के बाद, अगर आप 2003 के बाद यानी कि आप थर्ड पॉइंट जो है वो देखिए कि आप 2003 के बाद अगर रजिस्टर हुए हैं तो आपको अपनी या पेरेंट्स की बर्थ प्लेस या डेट का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जो दूर दराज के एरिया है या फिर जहां पर बाढ़ की सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिलती है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स मिलना मुश्किल होता है। इवन आधार और वोटर आईडी होने के बावजूद बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यहां पर इशू सिर्फ यही वाला है, बट इसको आपको लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने लिखवा दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये आपने लिख दिया। ये अब नीचे जो है वो लिख दो, ये प्रोसेस चल रही है बिहार में, सिर्फ सिंपल सा। और इसके अंदर जो है वो इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो आप लिख लो। ये जितना मैंने हाईलाइट किया पहला वाला पॉइंट हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट यहां से लिख लेंगे हिंदी वाले में। इसमें आप लिख लीजिए, इसके अंदर हाउस टू हाउस एन्यूमरेटर्स लोग घर घर जाकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही इशू था, वो इशू लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि 2000 मतलब 3 के बाद से जो भी लोग एनरोल हुए हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका बेसिकली डेट और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मांगा जा रहा है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को जो है वो मिल रही है, इलेक्टर्स का और उनके पेरेंट्स का। तो ऐसी चीजें जो है वो मांगी जा रही है, ठीक है। और बिहार जो है वो पहली स्टेट है, ये पॉइंट भी लिख लेना, जो इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करा रही है। और ऐसी प्रोसेस हर एक स्टेट के अंदर होंगी। अब आलोचनाएं जो है वो किस प्रकार की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ये भी लिख लेना इसका फुल फॉर्म। ये जो घर घर जाकर जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, उन ऑफिसर्स को बूथ लेवल ऑफिसर्स कहा जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्री फिल्ड फॉर्म को और कंडक्ट कर रहे हैं डोर टू डोर वेरिफिकेशन 8 करोड़ वोटर्स का बिहार के अंदर। अब इसमें मेन इशू, अब देखो ये गेम आपको ये वाला समझना जरूरी है। आलोचनाएं जो है वो क्या हो रही है, एलिजिबिलिटी प्रूफ जो है वो देना पड़ रहा है। अब वोटर्स का काम है कि उनको जो है बताना पड़ेगा, है ना, एलिजिबिलिटी प्रूफ देना। अब वोटर्स को ही एलिजिबिलिटी प्रूफ देना पड़ेगा, राइट।
पहले क्या होता था, पहले ऑब्जेक्टर्स को देना पड़ता था। ऑब्जेक्टर्स मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड है, तो उनको अरेंज करना पड़ता था प्रूफ। अब सामने वाला व्यक्ति जो खुद वोटर है उसको अपना खुद प्रूफ देना पड़ेगा। 2003 के बाद से इस ट्रिकर चेक का कोई लीगल डॉक्यूमेंट या एग्जाम्पल नहीं है पास्ट में, या कोई केस नहीं है, राइट। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि गलत एड्रेस, मिसिंग नेम्स और ब्लैंक एंट्रीज मिल रही हैं, यानी कि इनको बहुत सारे फर्जीवाड़ी चीजें मिलना शुरू हो गई हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को। अब ये प्रोसेस सिर्फ बिहार में हो रही है इलेक्शन के जस्ट पहले, यानी कि सिलेक्टिव टारगेटिंग का एलिगेशन भी लग रहा है कि आप जो है वो सिलेक्टिव एरियाज में ये चीज कर रहे हो, और हो सकता है कि आप जानबूझ के जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर उस क्षेत्र के जो वोटर्स को जो है वो हटा सको, जिससे कि वहां पर एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या एक रिप्रेजेंटेटिव का दबदबा हो, बाकी दूसरों को जो है आप हटा दो। यानी कि जिसने जो है वो घूस दे दी सामने वाले व्यक्ति को, बीएलओ के हाथ में है पूरा कि उनको क्या अपडेट करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें बोल रहे हैं कि यहां पर घपला हो सकता है, तो ये चीज है, राइट। अब आप एक कलेक्टर हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के, अब आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज जो है वो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल कि आपको रोकना है कि ये बीएलओ जो है वो किसी प्रकार से गलती ना करे, या फिर मैं बोल देता हूं कि आप इलेक्शन कमिश्नर है, राइट, और ऊंची पोस्ट में आपको देता हूं, चलो, राइट। तो बताओ आप मुझे कि आप एज एन इलेक्शन कमिश्नर, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार बीएलओ गफला कर सकते हैं, तो आप इस चीज को रोक कैसे सकते हो, बताओ, बताइए। आप से अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपका क्या रिप्लाई होगा, कमेंट बॉक्स पे लिख कर रहा था। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, हमेशा ट्राई करो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने की, सोशल मीडिया हुआ या इन जनरल मीडिया हुआ, कि भाई आप जो है वो एक सर्कुलर या नोटिस जो है वो जारी करेंगे, जिस और ये इंश्योर करेंगे कि वो नोटिस बीएलओ के पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद सभी लोग तक जो है वो फैल जाए, पता लग जाए सभी लोगों को। किस प्रकार की चीजें कि अगर आपका नाम यहां पर मेंशन नहीं है, या फिर कोई आप एक ऑनलाइन, यानी कि आप ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्शन कमिश्नर है, तो यार आप एक पोर्टल के जरिए भी जो है वो ग्रीवियंस यानी कि शिकायतें जो है वो बुलवा सकते हैं, या फिर आप एक टोल फ्री नंबर अरेंज करा सकते हैं, राइट, कि जहां पर लोग जो है वो कांटेक्ट करें और अपनी शिकायत जो है वो बता दें कि भाई, या वेरीफाई करवा लें कि मेरा नाम है भी कि नहीं है, बीएलओ ने मेरा नाम काट तो नहीं दिया, राइट, ऐसी चीज है। और ये सर्कुलर भी जारी करें कि अगर बीएलओ पाया गया कि उसने गफला जो है वो किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। करप्शन का तो ऑब्वियसली केस लगेगा ही लगेगा, या फिर अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से वो नहीं निभा रहे हैं उसका तो लगेगा ही लगेगा, राइट। बट इसके अलावा भी हैवी पेनाल्टी जो है वो इम्पोज की जाए ऐसे लोगों के ऊपर, राइट, जिससे कि उनको पहले ही पता लग जाए कि वो गफला करेंगे, तो भैया हैवी पेनाल्टी इम्पोज है वो की जाएगी। करियर तो खत्म होगा ही होगा, जेल अलग जाना पड़ेगा, पैसे अलग लगेंगे, राइट। तो ये चीज है। आइए, तो सरकार को करना क्या चाहिए। अब इस ये मैंने आपको जो है वो कंसर्न जो है वो ऑलरेडी बता ही दिया है कि भाई फ्लड प्रोन एरिया में, बैकवर्ड एरियाज में लोगों के पास ऑलरेडी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो मिल नहीं पाते हैं, हो नहीं पाते, तो उसमें तो काफी सारे जो वोटर्स हैं वो जा सकते हैं, हट सकते हैं, है ना। तो सरकार को सिटीजनशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की एक क्लियर और स्टैंडर्डाइज लिस्ट जो है वो नोटिफाई करनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया जाए, रेदर देन सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। तो ये वे फॉरवर्ड में आप जो है वो मेंशन कर सकते हो जहां पर ये चीज लिखी हुई है ना। थर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने ही 2003 के रिवीजन मॉडल का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, वैलिड एनरोलमेंट प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। क्या आपके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो उठा रहा है, तब आप उस लिस्ट से हटाए जाओगे, वरना वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आपको हटाया नहीं जाएगा। लीगल चैलेंजेस अगर कंटिन्यू रहे तो इलेक्शन के बाद भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो होना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म रिवीजन लाया जा सकता है, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, यानी कि पूरी कंट्री के लिए ये चीज होना जरूरी है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि एसआईआर एक लीगल बैकिंग के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ये चाहो तो लिख लो, जहां पर आपने एसआईआर लिखा ना उसके नीचे लिख लो लीगल बेसिस। क्या मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और आर्टिकल 324 के तहत ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मुद्दा क्या है, ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता लगी गई। और एक और चीज थी, मैं आपको बता दूं कि 1952 और 2004 के बीच में हमें देखने को मिला कि रिवीजन जो है वो किए गए थे, जिससे कि आउटडेटेड जो लिस्ट है उसको हटा दिया जाए,
और प्रशासनिक सुधार जो है वो किया जाए। अब डेमोग्राफिक चेंजेस जो हुआ है, काफी सारे लोग ऐड हुए हैं, काफी सारे लोग हटे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है वो पहले भी शुरू हो गई, अब ये फिर से इस प्रोसेस को जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पर डिकेड्स में ये प्रोसेस जो है वो होना भी जरूरी है, राइट, जिससे कि लिस्ट जो है वो हमेशा अपडेटेड रहे। तो बस SIR का ये पूरा टॉपिक था, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तलाश इनिशिएटिव, पहला तो आप ये फुल फॉर्म इसका लिख लो, तलाश इनिशिएटिव, और ये इसका पूरा फुल फॉर्म, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, इस नाम से? लाइफ, चलो एप्टीट्यूड छोड़ो, लाइफ स्किल समझ में आ रही है ट्राइबल्स की, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो ट्राइबल के सशक्तिकरण से एसोसिएटेड है, बिना पढ़े इस चीज को हम बोल सकते हैं। यस, तलाश इनिशिएटिव यही है कि ट्राइबल लोग जो है, आदिवासी लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, आदिवासी जनजाति जो है, इनको जो है वो सशक्त करना है, स्पेशली बच्चों को। उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, आपका भी होता है CSAT, राइट। तो उनके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर सके। आर यू गेटिंग दिस? तो ये लिखिए आपने तलाश का फुल फॉर्म। अब इसके नीचे जो है वो लिखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस यूनिसेफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस यूनिसेफ इंडिया। बस आपने इसके नीचे ये लिख दिया तो आपको क्लियर होगा कि भाई ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और यूनिसेफ इंडिया का जो है ये इनिशिएटिव है। क्लियर? ठीक है, तो इनके कोलैबोरेशन से इन्होंने तलाश इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया। अब इसका मेन गोल मैं आपको ऑलरेडी जो है बता ही चुका हूं, बट फिर भी आप जो है वो लिखो एक पॉइंट, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल डैश स्टूडेंट्स। अब आप क्लियर हो गया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव है। तो जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करना, उनको और बेटर तरीके से जो है वो एजुकेशन उनको मिले, लाइफ स्किल्स वो सीख सके और अपनी आजीविका मेंटेन कर सके। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट की गई है। सिंपल सी चीज, ये कौन इनिशिएटिव को जो है वो ऑन ग्राउंड लेकर आएगा? तो नेस्ट, इसका फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये इंप्लीमेंट करेगा, ये बेसिकली बॉडी इंप्लीमेंट करेगी तलाश को, और ये डिजिटल प्रोग्राम सिर्फ ट्राइबल लर्नर्स के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए तो तलाश इनिशिएटिव का फुल फॉर्म में ही ट्राइबल छुपा है, तो ट्राइबल्स के लिए है, राइट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी इसको जो है वो अलाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में NEP 2020 अलाइन लिख लो तो भी चलेगा, है ना, काफी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। आप सिर्फ सुन लो चीजों को। तो इसका विजन क्या है, ये कह रहे हैं कि 1,38,000 से ज्यादा जो ट्राइबल्स बच्चे हैं 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में, उनको सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ कुछ बेसिक स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों पर। दूर दराज के एरिया में रहने वाले ट्राइबल स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और कोर फीचर्स बताता हूं मैं आपको, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट, NCERT का तमन्ना मॉडल पे बेस्ड टेस्ट होता है, राइट। तो लिख लेना, एक तमन्ना मॉडल है किसका, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है NCERT का तमन्ना मॉडल। तो लिख लेना, बेस्ड ऑन NCERT तमन्ना मॉडल। हर स्टूडेंट को करियर कार्ड मिलता है, जिसमें उनके स्किल्स और इंटरेस्ट के बेसिस पर करियर सजेशन दिए जाते हैं। मतलब काउंसलिंग एक प्रकार की हो रही है। देखो, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा जो है उसके अंदर जो स्किल्स है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि भाई तुम ये फ्यूचर में ये चीज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे होता है ना, करियर काउंसलिंग करते हैं लोग, और वही नेक्स्ट पॉइंट पे भी लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, करियर काउंसलिंग। देखो आप, एस्पिरेशंस और एप्टीट्यूड के बीच ब्रिज जो है वो बनाना, है ना, कि भाई किसकी क्या इच्छा है। होता है ना कि भाई लोगों की किसमें इच्छा, भाई इच्छा तो है कलेक्टर बनने की, है, हर कोई जिसको भी पकड़ लो वो कलेक्टर बनना चाह रहा है कि भाई मुझे बना दो कलेक्टर।
बेटा उसके लिए अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल्स नहीं है कलेक्टर बनने की तो कैसे बनोगे? तुम चाह रहे हो कलेक्टर बनना और तुम छोटी छोटी बात में उदास हो जाते हो, हाँ, गुस्से में आ जाते हो, तो कैसे बनोगे ब्यूरोक्रेट? अगर ब्यूरोक्रेट बनना है तो पेशेंस, परसिवरेंस, इन सब चीजों पर काम करना जरूरी है। अगर तुम पेशेंस ही नहीं हो, तुम्हें किसी ने बोल दिया, फूफा जी ने बोल दिया या बुआ ने बोल दिया, अच्छा वो बड़े कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, आप घर में आके बैठ गए, गुस्से में बैठे हो आप, बुक बुक फेंक दिया आपने, बोल रहा पढ़ाई नहीं हो रही हमसे भाई, है हमसे ना हो पाएगी पढ़ाई भाई, हम नहीं कर पाएंगे पढ़ाई, हमारा मूड खराब है। तो मूड खराब है तो पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? अरे मूड फ्रेश करने के लिए हम जान दो यार, बाहर जाएंगे, हम घूमेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, थोड़ी इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, मूड सही होगा फिर पढ़ाई करेंगे। ये कलेक्टर बनने की स्किल्स नहीं है। कलेक्टर वो व्यक्ति बनता है जिसको पता है कि आई हैव वेरी लेस टाइम, और उस कम टाइम पर मुझे सिर्फ फोकस करना है अपनी चीजों पर। भाड़ में जान दो दुनिया को, सिर्फ फोकस करो अपनी चीजों पर। लोग आएंगे बोलेंगे तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़कर। बाकी सब हो सकता है कि मुंह पे मीठे बनेंगे, बट पीठ पीठ पीछे यही बोलेंगे अच्छे इसकी औकात है, 12th में तो इसके 50% आए थे, कलेक्टर बनेंगे। बनेंगे, फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को, यूपीपीसीएस को, बीपीएससी को, या किसी भी स्टेट पीएससी को, कि आपके 10th 12th में कितने आए, उनको चाहिए बस आप ग्रेजुएट कर गए हो, और उसके बाद वो अगर आप में स्किल्स है तो वो स्किल्स अपने मेंस के पेपर में दिखा दो और इंटरव्यू में दिखा दो, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, बट वो भी बहुत जरूरी है, वो क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पर फोकस करिए और दुनियादारी को छोड़िए। तो करियर कौन सा एस्पिरेशन है भैया, कलेक्टर बनना है, बट हरकतें कलेक्टर जैसी है नहीं। तुम्हें घूमना है दोस्तों के साथ, हा ही हू करते रहना है, तो कैसे बनोगे ब्यूरोक्रेट भाई? ब्यूरोक्रेट्स हा ही हू नहीं करते। आप पिक्चरें देखते हो, इतने मोटिवेट होते हो, आप देखते हो किसी पिक्चरों में भी, वेब सीरीज में ऑफिशियल जो है वो हा ही हू कर रहा है, हाँ ठीक है, फर्जी लोगों को कुछ दिखाया जाता है, करप्टेड ऑफिसर्स को, बट जो सीरियस होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हा ही हू करते हुए देखा है, एनएसए को, है, ये लोग तो आते रहते हैं न्यूज में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये लोग ब्यूरोक्रेट्स थे। या अपनी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को उठाकर देख लो, वो कहीं पार्टी में नाचता हुआ नजर नहीं आएगा, प्राइवेट पार्टी में जरूर आ सकता है नाचता हुआ नजर, राइट, बट वो भी उसको पता है कि कितनी देर उसको नाचना है और फिर उसको क्या काम करने हैं क्या नहीं करने। अगर बनना है अधिकारी तो अधिकारी जैसे रहना सीख जाओ, वो क्वालिटी अडॉप्ट करो, है, फालतू के जोक्स में हंसना छोड़ दो, फालतू की रील्स देखना छोड़ दो, सिर्फ फोकस अपनी चीजों पे रखो, क्योंकि आपको आगे चल के सीएम के साथ उठना बैठना है, पीएम के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ आप उठोगे बैठोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वो माहौल चाहिए आपको अपनी लाइफ में तो आज का माहौल बदलना पड़ेगा। आज की डेट में आप जो हो वो इसलिए हो क्योंकि कल आपने वो मेहनत वैसी नहीं करी, इसलिए आज आज ऐसे हो, और आज अगर मेहनत कर लोगे तो कल आपको कुछ और होगा। इट्स ऑल अबाउट द करेंट डेट। ये नहीं होता कि आज मूड नहीं है, नहीं पढ़ना, आज ऐसा हो गया, बुरा लग रहा है हमें, तो आज अच्छा नहीं, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कलेक्टर की कुर्सी में बैठोगे और आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा हादसा हो जाए तो आपको एट अ टाइम एक्शन लेना है, वहां जाके पहुंचना है, ऐसा थोड़ा ना कि आप बोलोगे नहीं यार आज मन नहीं लग रहा, तो फार्म हाउस जाके बैठूंगा मैं, तो ऐसा आदमी कभी बन ही नहीं पाएगा। तो फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, आप अपने डेवलपमेंट पर फोकस करिए। तो देखो लिखा है एस्पिरेशन और एप्टीट्यूड के बीच का गैप फिल करना है। एस्पिरेशन है कलेक्टर बनने का, बट समझ में आ गया काउंसलर को कि यार ये नहीं बन पाएगा भाई, तो वो उसको बोलेंगे कि बेटा अपनी स्किल्स पर काम करो, अगर कलेक्टर बनना है तो ये चीज करनी पड़ेगी, पहले ये चीज करो फिर बताएंगे हम आपको कि बन पाओगे कि नहीं। या फिर वो उसको बोल देंगे कि नहीं बेटा एक काम करो तुम पहले कोई देखो कोई बुरा नहीं होता, कोई भी काम, बोलेंगे नहीं भाई तुम पहले पकौड़े तलने सीखो, एटलीस्ट उससे अजीब घर तो चला पाओगे। सो एकेडमिक स्ट्रेंथ को रियलिस्टिक करियर ऑप्शन के साथ लिंक करना, कि भाई जो तुमने किया है, जैसा तुम्हारा माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी इंसान ये ना सोचे कि आज मेरे अंदर मैं वीक हूं, तो आप हमेशा वीक नहीं रहोगे, जब आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। सिर्फ आपको अपने आज को चेंज करना है, और जिसने वो डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, अपने आज को चेंज कर लिया,
वो व्यक्ति जो है वो अपना फ्यूचर चेंज करने की दम रखता है। तो अपने आज पर काम करिए अगर कल अच्छा चाहिए तो, वरना जैसी जिंदगी चल रही चलती रहेगी भाई। लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन सिखाया जाए, बोलचाल बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। कभी किसी बड़े अधिकारी को आप बदतमीजी करते हो नहीं देखोगे कि वो बदतमीजी कर रहा है, सब्जी वाले से लड़ रहा है कि देख लूंगा तेरे को, हटा गाड़ी, हटा ठेला साइड, मेरी गाड़ी निकल रही, हॉर्न बजा रहा हूं, हटा भाई। देखते हो क्या आप बदतमीज लोग? फिर लोग गाड़ी चल रहा है, ठेले वाले पे गुस्सा कर रहा है, हटा जल्दी, जल्दी चला, हटा। कभी कोई कलेक्टर ऐसा नहीं करता हुआ मिलेगा, या डीएसपी आईपीएस ऐसा करता हुआ नहीं मिलेगा। वो ज्यादा से ज्यादा होगा, वैसे तो उनका हुटर बच जाता है, तो अगर वो खुद प्राइवेट जा रहे हैं तो बस इतना ही बोलेंगे प्यार से कि भैया थोड़ा सा प्लीज साइड कर लेंगे क्या। तो सामने वाला व्यक्ति खुद साइड करेगा कि यार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आप भाई जा रहे हो अपनी फॉर्च्यूनर में, सामने देख रहे हो आपकी स्कूटर वाले अंकल धीरे धीरे चला रहे हैं, आपने हॉर्न बजाया, बेचारे हट नहीं रहे, तो सिग्नल में रोक कर ऐसे मुंडी निकाल कर उनको प्यार से बोल सकते हो कि अंकल जी प्लीज थोड़ा सा साइड ले लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है। खत्म। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो ये वहीं पर सिखाया जा रहा है कि लोग अपनी कम्युनिकेशंस पर काम करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉमन मैन जो होता है वो पड़ोसी से लड़ता रहता है, कचरा डाल दिया इसने हमारे घर के सामने, होता है कि नहीं तो बताओ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं है भाई, इट्स ओके, लीव इट। उसने मुझे तू करके कैसे बात कर ली, वो इतना बड़ा हो गया मैं तू करके बात कर रहा, मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। नहीं भाई, कर ली, लीव इट। मुद्दों को बड़ा मत बनाइए, नहीं तो वो आपको दिन भर काम करने नहीं देंगे। टेक इट लाइक नॉर्मल थिंग कि ठीक है, हो गया यार, उसने मुझे धोखा दे दिया, ठुकरा के तेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी है, कॉन्ग्रेचुलेट करो कि थैंक यू यार, एटलीस्ट तुमसे सीख लिया कि धोखा भी लोग देते हैं इतना सब कुछ करने के बाद। डोंट बिकम इमोशनल फूल्स, बिकम स्ट्रॉन्ग कि ठीक है, इट्स ओके, चलता है, सीख लिया तुमसे। दोस्त है, दोस्त ने पैसे जो है मांगते समय हाथ जोड़े, अब आपके पैसे लौटा नहीं रहे, इट्स ओके, लीव। एक बार बोल दो भाई जब दे रहा हूं तब दे देना यार, इट्स ओके, समझ में आ गई तेरी अभी नीयत नहीं है देने की, बट ठीक है, इट्स ओके, लीव इट, छोड़ो, भूल जाओ, उसी में मत उलझे रहो, क्योंकि वो चीज वापस नहीं आनी, चाहे कुछ कर लो। फिर जिस दिन कलेक्टर बन जाओगे उस दिन उल्टा लटकवा देना उसको, फिर खुद ही छुड़वा लेने जाके। दिस इज द गेम। यही सब चीजें सिखा रहे हैं बच्चों को आज की डेट में। बच्चे सीखना कहाँ चाहते हैं, बच्चे तो भैया इमोशनल फूल होते जा रहे हैं, और यही चीज यहाँ पर सिखाई जा रही है। देखो लिखा है ना यहाँ पर, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अलग से नहीं बता रहा कुछ, ये इसमें लिखा है भाई, पढ़ने वाली चीज ही बता रहा हूँ, कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहा आपको। कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ बूस्ट होना जरूरी है, लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी। देखो लिखा है क्लियरली, मैं कुछ अलग से नहीं बताता आपको, जो चीज यहाँ पर रहती है उसी से अकॉर्डिंग चीजें बताता हूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, दिन रात सोच रहे हो बैठ के हम कैसे एग्जाम निकालेंगे, इतने सारे लोग हैं, नहीं हो पाएगा। फिर अगर यहाँ पे सोच लिया कि तुम नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे आज से इंप्रूव करना है भाई, मुझे आज से अपनी पूरी गलत हैबिट्स छोड़नी है, मुझे फोकस रहना है, मुझे मैं जो टाइम वेस्ट करता हूं मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ फोकस करना है अपनी चीजों के ऊपर, तो देखना आप फोकस रहोगे और आपका सिलेक्शन होगा। अब तक 189 टीचर्स को ट्रेन किया जा चुका है। टीचर्स ट्रेनिंग में मानता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि एक मेंटरी जो होते हैं वो बेसिकली बेटर तरीके से जो है वो गाइड कर सकते हैं। 189 टीचर्स 75 स्कूल से उनको ट्रेन किया जा चुका है, और ये EMRS एक हम लोग को पोर्टल देखने को मिल रहा है, बेसिकली वेबसाइट जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। फिर बच्चों को डिजिटली भी जो है वो सिखाया जा रहा है, ज्योग्राफी या रिसोर्स, मतलब जिनके किताबें नहीं है, राइट, उसके बावजूद भी जो है वो डिजिटलाइजेशन से लर्निंग एक्सेसिबल हो गई है। ठीक है, बस दैट्स इट। ये एक प्रोग्राम था जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, इससे जो है वो ये होगा कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बट देखो सभी लोग डेवलप नहीं होते, ये बात सत्य है, कुछ लोग जो है वो बर्बादी होंगे जिंदगी में, और ये सत्य है, क्योंकि हर को किसी के बस का नहीं होता डिसिप्लिन फॉलो करना और अपनी पर्सनालिटी पे काम करना।
इसलिए तो कॉमन मैन डिफरेंट है, आप लोग डिफरेंट हो, आप लोग अपनी पर्सनालिटी पे, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे। तो जो अपने गोल्स पे काम करेगा वो आगे बढ़ेगा भाई। तो ये था तलाश इनिशिएटिव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है वो लिंक किया गया है 2020 के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप ये। दैट्स इट। किसकी पार्टनरशिप के साथ जो है वो इसको लॉन्च किया है, मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका नाम लिखकर बताएं, किसके कोलैबोरेशन से ये लॉन्च हुआ है, बस दैट्स इट। अब यही एक और टॉपिक भी इसी से मिलता जुलता हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे इंडियन युवाओं के सशक्तिकरण के ऊपर। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 का भी यही फोकस है। तो यूनिसेफ के डेटा के मुताबिक इंडिया के पास 15 टू 29 एज ग्रुप के 37.1 करोड़ लोग हैं। देखो ये लिखा 371 मिलियन, यानी कि 37.1 करोड़, मतलब लगभग 40 करोड़ मान लेता हूं मैं। ओवरऑल 40 करोड़ लोग हमारी कंट्री के अंदर 15 साल से 29 साल की उम्र के हैं, राइट, युवा। और वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है इंडिया। और कुछ दशकों में जो है वो बुजुर्ग की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग भी हम लोग एजिंग पॉलिसी पर काम कर रहे हैं ना। रिलेट करते रहो चीजों को, याद करते रहो कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो फ्यूचरिस्टिक रहो कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बुजुर्ग होगी, तो एजिंग पॉलिसी पे काम करना है। याद करो 3-4 दिन पहले एजिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर ये युवा की पॉपुलेशन सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो तो पता क्या होगा, ये लिखना। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखो, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, सिर्फ एक अलग से लाइन जो है वो लिख लो। पहले तो आप जो है वो ये वाली चीज जो है वो लिख लो। एक मिनट। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025, और इसका फोकस जो है एम्पावरिंग यूथ, फोकस ऑन एम्पावरिंग यूथ, युवाओं के सशक्तिकरण पर फोकस है। किसका? संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या दिवस का 2025 का। दैट पहला पॉइंट ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में हमें आंकड़े मिल गए कि 15 टू 29 ईयर्स के लगभग अराउंड 40 करोड़ हमारे यहाँ युवा हैं। ठीक है, अराउंड 40 करोड़ लिख लेना। यूनिसेफ ने बताया ना, ये यूनिसेफ का डेटा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें ये चीज हम लोग को पता लगी है। ये रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ की है, और जो जो ये लाइन लिखोगे उसके ब्रैकेट में यूनिसेफ लिख लेना। ठीक है, लिख लिया आपने। और डेमोग्राफिक डिविडेंड इसलिए हम कहलाते हैं, ये बात आप जानते ही हो, है ना। अब हमारे पास इसका विंडो जो है वो 2005 से 2055 तक का है, याद रखना। इंडिया 2055 के बाद जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की कैटेगरी से हट सकता है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिए, यानी कि हमारे पास 2055 तक का अच्छा समय है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर अगर हमने युवाओं को डेवलप करवा दिया सही डायरेक्शन में, तो हमारी कंट्री भयानक ग्रो करने वाली है। बट हमारा युवा जो है वो गलत डायरेक्शन में जल्दी चला जाता है कि टपरी पे बैठे हैं भाई, चाय पियेंगे, क्या कर रहे हैं, चाय। चल ठीक है भाई, सबकी एज होती है, मेरी भी थी। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं तो इसलिए ज्ञान पट्टी ज्यादा देता हूं, बट एक टाइम पर मैं भी ऐसी था, है। तो होता है सभी का, बट क्या होता है कि वो इंजॉयमेंट भी करो, बैठो भी, बट अपने गोल्स को ध्यान में रखो। अगर आपका गोल्स अलाउ नहीं कर रहा आपको बैठने के लिए, तो मत बैठो, क्या जरूरत है। ठीक है, मन कर रहा है बैठने का, चले गए संडे वनडे के दिन, सैटरडे के दिन, थोड़ी देर 1-2 घंटा रहो, बैठ लिए, चिल कर लिए, आ गए, ठीक है। बट ये नहीं कि रोज ही आकर जो है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। करते हैं ऐसा लोग, घंटों घंटों तो एक जगह पर बैठे हो, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, आसमान देख रहे हैं, या दोस्तों यारों के साथ जो है बैठे हुए हैं, चाय सुट्टा चल रहा है। इन सब चीजों से बाहर निकलना जरूरी है। इंडिया की यंग वर्कफोर्स पूरे दुनिया भर में एजिंग कंट्रीज जैसे जापान, यूरोप, इनके लिए भी एक बैलेंस फोर्स है वो बन सकती है, क्योंकि अब इनको जो है वो चाहिए होंगी सर्विसेज, जो हम अभी प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और भी ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये वाला फैक्ट तो बिल्कुल लिख ही लो। अगर हमने सही डायरेक्शन पर काम किया तो वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग दोनों ये कहते हैं, लिख लेना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग, ये पूरा पॉइंट लिख लो कि अगर हम सही तरीके से अपने युवाओं के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो 2030 तक इंडिया की जीडीपी पे $1 ट्रिलियन जो है वो ऐड हो जाएगा। और ये फैक्ट मैं पहले भी कई बार लिखवा चुका हूं, काफी सारे आर्टिकल्स में आ चुका है, तो लिख लीजिए भैया, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, बस यही चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी कि युवाओं को सही डायरेक्शन में रखो भाई।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा कहता है कि 36% युवा अनवांटेड प्रेगनेंसी फेस करते हैं। हो ही रहा है आजकल, तो लिव इन रिलेशनशिप में यही सब चल रहा है आजकल, और क्या है कि लोगों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मन ही नहीं भर रहा है, उसी में लगे हुए हैं भैया। है मोहम्मद शाह रंगीला रहे बने हुए हैं, बेवकूफू वाली हरकतें रहे वो करते जा रहे हैं, सभी को बनना है? कि गर्लफ्रेंड आईने की तरफ जो है वो देख कर बोल रही है कि बताओ खूबसूरत कौन है, बॉयफ्रेंड पीछे आईने के पीछे खड़ा हुआ है, बोला तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो, है जहांगीर बने फिर हैं सबके सब। उसे बुलाया नहीं कि तेरी बंदी ने तेरी भाभी ने बुलाया भाई, अपनी बंदी है, बस यही चल रहा है युवाओं में। कभी कभी कॉमेडी लगती है यार, बट इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। ये सब चीजें टाइम वेस्टर हैं बहुत बड़ी, इमोशनली आपको खा जाती हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों में, लोगों का करियर खराब हो जाता है। चाइल्ड मैरिज और टीनेज प्रेगनेंसी देखिए आप, हो ही रहा है आजकल। तो आज भी 23, मैं नहीं कह रहा भाई, कुछ आंकड़े देख लो आप, तो 23.3% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है आज भी, चाइल्ड मैरिजेस। 6th-7th क्लास में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर शुरू हो चुका है कि वो मेरी बंदी है, वो मेरा बंदा है, अभी आएगा मेरा बंदा कबीर सिंह बन के है। बेटा कबीर सिंह डॉक्टर था, उसका वो भी देख लो, बट नहीं, कबीर सिंह की तरह बने हुए हैं भाई सबके सब, बुलेट वुलेट ले ली है, बेकरारी है, गाने सुन रहे हैं भाई, ब्रेकअप हो गया तो गाने चल रहे हैं। बेटा उसको 2 लाख रुपए महीने की जॉब थी उसकी, डॉक्टर था वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका परिवार में बहुत पैसा था, देखा था ना पिक्चर में। तुम्हारे परिवार में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे बेचारे एक पिताजी, और तुम लगे हो कबीर सिंह बनने, हैं बुलेट से घूम रहे हो फालतू में। टीनेज प्रेगनेंसी रेट 7% है, 7% देखो लेकर टीनेज पे, और ये रेट आपको पता ही आंकड़े कम ही दिखाते हैं, होता है एक्चुअल फिगर ज्यादा ही है, और आप देख ही रहे हो, अपने आसपास देखते रहो, आप खुद फील कर रहे हो अपने एनवायरमेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बता दो। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 25% से कम है। बड़ी बड़ी बात हम लोग करते हैं, बट फिर ये बोलते हैं कि नहीं मेरी बंदी जॉब नहीं करेगी, उसको तो मैं रानी की तरह रखूंगा। अबे तू महीने के 30,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, तो इतनी बड़ी बड़ी बात है। उससे भी तो पूछ ले अपनी बंदी से, उसको क्या करना है। गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, कब कट जाएगा पता भी नहीं लगेगा। फिर सोचते रहना कि हमने क्या क्या सपने देखे थे, क्या हो गया। नेक्स्ट, पेट्रियार्की प्लस लैक ऑफ सेक्सुअल हेल्थ डायलॉग्स। घर में क्योंकि बात नहीं होती ना इन सब चीजों की, सेक्सुअल हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव राइट्स की, इन सब चीजों की बातें नहीं होती, इसलिए लोग कई बार जो है वो चपेट में ही पड़ जाते हैं। और बातें क्या होना यार, ये चीज खुद ब खुद जो है वो समझ में आनी चाहिए। आई नो वेरी वेल कि हम इंडिया में रहते हैं, थोड़ा सा एक वो कल्चर ही कुछ इस प्रकार का है, हालांकि हम सबसे पॉपुलेटेड हैं, उसके बावजूद भी हम जैसे ये सब शब्द वगैरह जब आते हैं, जब जैसे कि सेक्स की बात हो जाए तो एकदम से पागल हो जाता है आदमी कि अरे क्या बोल दिया यार, ये कैसा बदतमीज लड़का है, समझिए आप। बट यस, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट ये सब चीजें खुद समझने वाली होनी चाहिए। लोग जब मैं देखता हूँ 18, 19, 20 साल की उम्र में बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं तब बड़ा बुरा लगता है। और वहीं आपको मिलेंगे कुछ लोग जो अपनी 18, 19, 20, 21 इन ईयर्स पे काम कर रहे होते हैं, किस पर्पस के लिए कि जैसे ही कॉलेज से निकलूंगा या निकलूंगी ना मैं, फिर देखना घर के बाहर खड़ी रहेगी एक गाड़ी जिसमें लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये होनी चाहिए अप्रोच। तो अप्रोच हो रही है कि अपन हनीमून पे मनाली चलेंगे, क्या चल रहा है भाई युवाओं के बीच में। तो यही तो आर्टिकल ये चीज बता रहा है, और क्या है। गॉट इट, समझ गए ना आप मेरे ख्याल से। द मेन मुद्दा जो है वो आपको क्लियर हो चुका है, और कुछ नहीं है, दैट्स इट। अब जो चीज बता रहा हूं वो नोट डाउन कर लो। प्रोजेक्ट उड़ान कहाँ का है? राजस्थान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आएंगे। प्रोजेक्ट उड़ान राजस्थान, 30,000 चाइल्ड मैरिजेस प्लस 15,000
15 प्रेगनेंसी प्रिवेंट की गई। ये प्रोजेक्ट उड़ान के तहत एक बहुत शानदार इनिशिएटिव था। ये पूरा चीज लिखो आप, ये इनिशिएटिव आपसे पूछ सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये अचीवमेंट्स है। यहां पर जो है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स जो हैं, तो उसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की गई, स्कॉलरशिप के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की गई। बच्चों को बताया कि भाई इन सब चीजों पे जो है मत पढ़ो, पढ़ाई करो, है स्कूल जो है वो आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, लव लेटर लिख रहे हो हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अद्विका, ओडिशा, 2019-2020 का प्रोजेक्ट। 11,000 गांव चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर हो गए। पूरी चीज लिखेंगे भैया आप, ये इसके नोट्स पूरे बनने चाहिए। 950 से ज्यादा मैरिजेस प्रिवेंट किए थ्रू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। लोग मैरिज कर लेते हैं ना, 950 चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट हुई, क्योंकि लोगों को स्किल्स बताई कि भाई स्किल सीखो, है दोनों भाग जाओगे। वादे हो रहे हैं, कस्में हो रही हैं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन अपन निकल चलेंगे घर से। कहां जाएगा बे, कहां निकल जाएगा? भाग भी जाते हैं लोग, रोते रहते हैं इधर उधर, या फिर किसी ना किसी ट्रैफिकिंग के केस में फंस जाते हैं बेचारे। बेचारे क्या बोलूं, मूर्ख है ये लोग। और मुझे लगता है कि इनसे बड़े मूर्ख जो है वो इनके पेरेंट्स हैं, जो इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर भाई। प्रोजेक्ट मंजिल, और कई केस में पेरेंट्स ध्यान भी देते हैं यार, बच्चे जो है वो शहंशाह बनने के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। प्रोजेक्ट मंजिल राजस्थान का प्रोजेक्ट है। 28,000 यंग वुमेन को ट्रेन किया गया, 16,000 महिलाओं को जॉब्स मिली। पहला स्किल्ड प्रोफेशनल उनकी फैमिली में रहे वो निकल कर आया। देखिए आप, ये पूरी चीज लिखिए, ट्रेन दोनों पॉइंट्स, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ इस स्कीम का नाम लिख लेना। नेशनल एडल्ट हेल्थ प्रोग्राम, इस पर भी काम किया गया। तो इन सब चीजों से बाहर निकालना है भाई अपने युवाओं को। पिक्चर देख देख के सड़ते जा रहे हैं। पिक्चर जो देख रहा है उसका कोर ऑब्जेक्टिव समझ में तो आ नहीं रहा है, गंदगी को एक्सेप्ट कर ले रहा है, और जो अच्छाई चीज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। समझे आप? गारंटी राइट्स बेस्ड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट एक्सेस, मतलब ये सब चीजें भी स्टेप्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव, सेफ एबॉर्शन, मेंटल हेल्थ सर्विसेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, है ना। फिर हर एक्स्ट्रा स्कूल ईयर से चाइल्ड मैरिज रिस्क में 6% तक की रिडक्शन होती है, यूनिसेफ ने बताया, पता है आपको। चाइल्ड मैरिज कम होगी अगर आप बच्चों को और पढ़ाते जाएंगे। बट एक समय पर शादी करना भी जरूरी है, इस पर कोई बात नहीं करता, पता है। वक्त रहते हुए भी शादी अगर नहीं होती ना, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये अपनी कंट्री में आज की डेट में हो रही है। आपको याद हो तो अपने बीच में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिस आर्टिकल में ये चीज क्लियरली जो है वो मेंशन थी कि हमारी कंट्री का जो टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, कितना 1.9 हो गया है। 2.1 जो होना चाहिए वो उसका एक्सेप्टेबल रेशियो होना चाहिए, वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? बिकॉज लोग टाइम पर कंसीव नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, लाइफ साइकिल की प्रॉब्लम के चलते बेबीज को बर्थ नहीं दे पा रहे हैं। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो। यू गाइज आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट, यू नो वेरी वेल, साइंटिफिकली आपको चीजें पता है। दोष जो है वो हमारी सोसाइटी जो है वो ज्यादातर महिलाओं को जो है वो दे देती है, एंड दैट इज रॉन्ग। और यही माइंडसेट जो है वो निकालना है। नशा कर करके तुम्हारे लड़के की हालत जो है वो ऐसी हो गई है कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सड़ चुकी है, इसलिए बेबी नहीं हो पा रहा, बट तुम बहू को जो है वो दोष दे रहे हो। तो दिस इज रॉन्ग ना। जो बात है भाई क्लियर है, आप लोग आने वाले समय के अधिकारी हो, आप लोग मैच्योर्ड लोग हो, यू गाइस आर मैच्योर्ड। हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना जरूरी है ना, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। तो आपको देखो मुद्दा रहे हो पता लग गया कि हमारे युवा जो हैं उनको हमें सशक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अपॉर्चुनिटी रहते हुए सही पॉलिसीज पर काम करवा दिया तो सही हो जाएगी चीजें, वरना भैया बंटा धार, कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025, द वेट ऑफ टाइम। तो अब हम डिस्कस करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, फ्रंटियर रिपोर्ट 2025। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लिख लो। फ्रंटियर रिपोर्ट 2025 जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई, और इसका टाइटल भी लिख लेना है, द वेट ऑफ टाइम। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ हो रहा है, हो रहा है। लिख लो भैया, ये पूरा लिख लो। ये रिपोर्ट है जो किसने जारी करी, क्वेश्चन आएगा यूएनईपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं यूएनईपी के रिपोर्ट से रिलेटेड। अब बात मेरी ध्यान सुनना भैया, इस रिपोर्ट ने दो मेजर खतरे हाईलाइट किए हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, दूसरा रीमोबिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक लेगेसी पोल्यूटेंट्स। ये लिखेंगे आप, दो बेसिकली खतरे इन्होंने जो है वो हाईलाइट जो है वो कर दिए हैं। ये बिल्कुल, ये यहां पर पहले लाइन में लिखा है ना, पूरा पॉइंट लिख लो आप। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, आप जान ही रहे हो आज की डेट में, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, बाढ़ आती जा रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, राइट। पॉल्यूशन देखिए, एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है, पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीजेस, बीमारी फैलती जा रही हैं। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट ने ये भी बता दी है कि और भी काफी सारी बीमारियां रिलीज हो सकती हैं, वायरस रिलीज हो सकते हैं, जस्ट लाइक कोविड, राइट। और भी 50 चीजें लिख सकते हो आप, इतनी चीज तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। रीमोबिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक लेगेसी पोल्यूटेंट्स, ये क्या है? देखिए ना आप, क्लाइमेट चेंज की वजह से पोल्यूटेंट्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? खतरा कितना बढ़ रहा है, प्रदूषण कितना होता जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते दो बड़े डेंजर सामने आ रहे हैं, बढ़ती हुई हीट वेव्स, स्पेशली एल्डर पॉपुलेशन के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए हीट वेव्स के कारण डेथ की देखिए आप कितनी जल्दी आपको अपन को नजर आ रही है। जब आप छोटे थे या जब आप स्कूल्स वगैरह में थे, तब आप ऐसी कोई डेथ के केसेस देखते थे क्या, कि भैया इसको लू लग गई उसके कारण उसकी मौत हो गई है? हाँ, शायद हो सकता है कि ये आप लोगों ने जरूर देखा हो, शायद हमारे पेरेंट्स ने ना देखा हो ये वाली चीज, बट आप लोगों ने जरूर देखा हो कि पीटी में धूप में खड़े हुए हैं और अचानक से पट, असेंबली में एक बच्चा जो है वो गिर गया। क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं है, धूप सहन नहीं हो रही, मेहनत सहन नहीं हो रही, आलसी होते जा रहे हैं। मेरे पिताजी अभी 61 के हुए हैं, स्टिल जब मैं उनको देखता हूं मजा आ जाता है भाई, मतलब मुझसे ज्यादा वो वर्कआउट कर सकते हैं उस एज में भी। 61, अभी उनका बर्थडे निकला था 7 जुलाई, 61 एज, बट आप बता ही नहीं सकते यार उनको देखकर कि भाई इतना वर्कआउट कैसे कर सकते हैं ये। सुबह से जाएंगे, मना भी करता हूं मैं कि भाई थोड़ा रेस्ट वगैरह ले ले करो, वो होता है ना वर्कोहॉलिक आदमी कभी रेस्ट नहीं लेता, उनके जैसा वर्कआउट मैं नहीं कर सकता भाई। वर्कआउट इन द सेंस कि पूरे दिन की मगजमारी, जो भी फंक्शन हो उसमें भी लीड करते हैं, एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, कि हाँ भाई कहाँ चलना है, रात में 2 बजे उठा दो, चलो भाई। मैं तो 61 तक शायद बचूं भी ना। सोचो क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशंस। क्योंकि घर का खाना खाते हैं, वो मेरी तरह थोड़ी ना कि चाउमीन वाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। इवन आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा, वो भी ऐसे ही होंगे कि डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी है उनकी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइट पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे जमाने में टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब चीजें आ गई, एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गया, और मैकडी खोला है भाई, चलो। ट्रांस फैट्स, दिस इज द बिगेस्ट डेंजर हम लोगों के लिए, राइट। तो यही सब चीजें ये है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, जो मैं आपको बताता हूं। इंडिया के पास दो बड़े थ्रेट्स हैं, यही पुराने जहरीली केमिकल्स जो फ्लड के टाइम पर दोबारा से आ जाते हैं। अब जो गटर में भरी हुई जो गंदगी है, भरी हुई जो टॉक्सिन्स है, गैसेस हैं, बाढ़ आई क्योंकि हमने अर्बन प्लानिंग ढंग से तो करी नहीं,
तो वो पूरे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहर हैं, पूरे शहर में फैल गए भैया। तो सोचो कितना नुकसान, बताओ। गंगा, हिंडन, वैगई ऐसी नदी में हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स के लेवल देखिए आप। ये देखो, ये लिखा हुआ है, अलग से नहीं बता रहा मैं। और कहां से है ये केमिकल्स? हम ही लोग ने जो है वो रिलीज कर करके डाले हैं, जो बह रहे हैं। नेक्स्ट, बाढ़ के समय नीचे दबाए गए पुराने पल्यूटेंट्स जैसे कि कैडमियम, लेड, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सरफेस पर आ जाते हैं। यूएनईपी रिपोर्ट ने कुछ इंटरनेशनल केसेस स्टडीज भी बताई, देखिए आप। ये स्टडीज जो है वो एक एक करके हम लोग जो है समझते हैं। हुरिकेन हार्वे, यूनाइटेड स्टेट्स का है ये स्टडी। मर्कुरी और कार्सियोजन वापस एक्टिव हो गए। कार्सियोजन मतलब जिसके कारण कैंसर होता है, यूएसए में। देखो ये बताया होगा इन्होंने कुछ क्षेत्र हैं इनके जहां पर दोबारा से ऐसी एक्टिविटी जो है वो वापस आ गई। क्यों? क्योंकि दबा हुआ केमिकल अब बाहर निकल रहा है। कहीं तो जाएगा ना वो, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया है। नाइजर डेल्टा 2012 में बाढ़ आई थी, यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिलीज हो गए, अगेन अ डेंजरस पोल्यूटेंट। पाकिस्तान के अंदर 2010 में फ्लड आई, 2800 से ज्यादा टन ऑब्सोलीट पेस्टिसाइड्स फ्लो हो गए। सोचिए, केमिकल्स फ्लो हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। दबा हुआ, हमने क्या किया, हमने वेस्ट को जो है वो सोचा कि मिट्टी खोदेंगे, डंप कर देंगे, बट बाढ़ जो है वो ऊपर की मिट्टी हटा गई और पूरा जितना भी वेस्ट है, जितना भी पोल्यूटेंट्स है, बाहर आ गया और उससे लोग मर रहे हैं। तो हमने जो व्यवस्था करी थी हमारी कुछ और दूसरी हरकतों के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ, और उसके कारण ये पूरी, यानी कि जो हमने जो सोचा ह्यूमंस ने कि चलो ठीक है ये गंदगी है तो इसको दबा दो मिट्टी के अंदर, नहीं निकलेगी, अंदर ही अंदर सड़ जाएगी। बट नेचर भी खेलती है भैया, तो नेचर ने अपना रूप दिखा दिया कि बेटा बच नहीं पाओगे, जो कर्म किया है उसमें फंसोगे भाई। कर्मा इज अ। हीट वेव्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट बुजुर्ग लोगों को होता है, देखो ये बताया रिपोर्ट्स के मुताबिक। 65 प्लस एज ग्रुप में हीट रिलेटेड डेथ में 85% इंक्रीज हुई है सिंस 1990। इंडिया में 2013 से 2022 के बीच में बुजुर्ग लोग 2.124 एक्स्ट्रा हीट वेव डेज पर ईयर फेस कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना, तो मिड सेंचुरी तक डेथ में 370% जंप हो सकता है। तो हमारे बुजुर्ग लोग ज्यादा वल्नरेबल है। 2050 तक पूरे दुनिया भर में अर्बन पॉपुलेशन 68% हो जाएगी, बुजुर्ग लोग ज्यादातर सिटीज में रहेंगे। इशू और रहते हैं, इश्यूज यही है कि एक्सट्रीम हीट फेस करेंगे, फ्लड प्रोन सिटीज में केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, है ना। अनप्लैंड तरीके से हमने जो जमीन का यूज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रखा, उसके कारण हेल्थ क्राइसिस बढ़ जाएंगे। बाहर जानवरों को तो नुकसान है ही है, और उनकी हम परवाह नहीं करते हैं, इसलिए नेचर ने बोला कि बेटा तुम नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम भी निपटोगे, बस दिस इज इट। तो रिकमेंडेशन यही है कि वेटलैंड, फ्लड प्लेन्स, ग्रीन बफर्स जो नेचुरली पोल्यूटेंट अब्सॉर्ब करते हैं भाई, उनको बचाओ। बट हम क्या कर रहे हैं, हम वेटलैंड्स को ही नहीं बचा रहे, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं ना हम लोग, रिवर बेसिन की लेवल प्लानिंग करें हम लोग जिससे फ्लड ना आए। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करना जरूरी, ये सब चीजें आपको बताया हुआ है। इंडस्ट्रीज भी जो है वो सेफली जो है वो करें, डंप करें या डिस्पोज करें अपने पोल्यूटेंट्स को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पर चीजें जो है वो नहीं की गई तो और स्थिति जो है वो और खराब जो है वो हो सकती है, बस दैट्स इट। इसमें एक चीज मुझे आपको बतानी थी, ये लिख लो, कहाँ गया ये सेवेंथ वाला पॉइंट। सेवेंथ वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द पॉइंट। सिटी प्लानिंग शुड बी एम्ब्रेस द 15 मिनट सिटी कंसेप्ट। लेकिन पहले ये लिखना, ऐसा लिखो आप, 15 मिनट सिटी मॉडल, 15 मिनट का सिटी मॉडल क्या है ये?
कि बुजुर्ग अडल्ट हैं, राइट, तो उनके आसपास ही पूरी चीजें रहे, वॉकिंग डिस्टेंस पर पूरी चीजें अवेलेबल रहे, ग्रीनरी रहे, है ना, कार की डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाए, राइट। तो इससे हीट और पोल्यूशन दोनों ही रिड्यूस हो सकता है। तो 15 मिनट सिटी मॉडल, कि आपके आसपास ही ऐसी चीजें अवेलेबल हो जिससे कि आप वॉकिंग डिस्टेंस में जाकर चीजें कर सको। बट हमारी हैबिट खराब हो गई है ना, हम अपने घर के सामने वाली दुकान पे वॉक करके नहीं जाते हैं। अपन को तो निकालनी है अपनी थार, है कि थार से जाएंगे भाई, जलवाए अपना। दैट्स इट गाइस, यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, उसमें और कुछ नहीं है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो धूम धड़ाके वाला टॉपिक है, तो आइए इस टॉपिक पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है रेलवे सेफ्टी, और आजकल तो और भी जरूरत लगने लगी है मुझे, जैसे मैं देख रहा हूं कि एयरप्लेन क्रैश हो रहा है, तो उससे तो डर यही लग रहा है कि भाई ट्रेन में ही सफर कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होता, ये सोच बेकार है। हर प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सेफ बनाना है, राइट, फॉर फ्यूचर, फॉर प्रेजेंट। तो इसलिए कभी भी ऐसी सोच जब आए, तब आप अपने आप को एक ऑफिसर की तरह जो है वो इमेजिन करो कि नहीं भाई, कि ये तो कॉमन मैन बोलता है। और दूसरी चीज कॉमन मैन बोलता है कि मौत आनी होगी तो आ जाएगी, तो बिना ब्रेक वाली गाड़ी में ट्रैवल करो, फिर देखेंगे। अब गलती से सामने वाला बच गया तो जाको और आगे साई मार सके ना कोई, है अच्छी बात है, विश्वास होना अच्छी बात है, बट बेवकूफी में और सेफ्टी में थिन लाइन होती है ना। आपको बोला गया कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है, सेफ्टी के लिए बोला गया है, बट आप क्या बोल रहे हो, अरे हेलमेट पहनने से हमें सर दुखता है, तो गाड़ी मत चलाओ ना, कैब से जाओ। बाल खराब हो जाते हैं हमारे, बेटा सर ही नहीं बचेगा तो बाल का क्या करोगे। एआई बेस्ड रेल सेफ्टी सिस्टम, MVIS लिख लो, ये आएगा एग्जाम में। मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, क्वेश्चन बस ये पूछेंगे आपसे इसमें क्वेश्चन, ये MVIS सिस्टम किस में लगा है, किस पर्पस के लिए है। तो ये रेलवेज का है भैया, इंडियन रेलवेज का, इंडियन रेलवेज और DFCCIL, ये पूरा फुल फॉर्म लिखना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, MOU, इनके बीच में एक MOU हुआ, और जिसमें रेल किस चीज पर फोकस्ड है, रेलवे सेफ्टी पर फोकस किया जा रहा है, और ये टारगेट कर रहे हैं AI के थ्रू। ये लिख लेना भैया, एक सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है जो AI के ऊपर बेस्ड है, मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, DFCCIL, और एक स्टार्टअप भी है L2M, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने इसको मिलकर बनाया है। ये चीज लिख लो भैया, ये तीन चीज, इसको किन किन ने मिलकर बनाया, ये पूरी चीज भी लिखोगे आप, ये सिस्टम को। पर्पस ये है कि ट्रेन के रोलिंग स्टॉक, यानी कि फ्रेट वैगॉन्स, जो डब्बे नहीं होते मालगाड़ी, माल वाला डब्बा, इसका ऑटोमेटेड AI बेस्ड इंस्पेक्शन करना, मैनुअल इंस्पेक्शन हटाकर फटीग फ्री फास्ट एंड एक्यूरेट चेकिंग प्रोसेस होगी, यानी कि मालगाड़ी में कितना माल है, कितना वेट है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं हो रहा, ये पूरी चीज अब सिस्टम जो है वो करेगा। मेन ये है इस सिस्टम की मेन चीज। चाहो तो सिंपल शब्दों में लिखना चाहो तो ऐसे मालगाड़ी करके जो है वो लिख सकते हो, उसको फ्रेट वैगन्स बोलते हैं हम लोग। रोलिंग स्टॉक देखो यहां पर लिखा भी है, मॉनिटर करेगा रोलिंग स्टॉक को, हिंदी में भी लिख लेना मालगाड़ी, नहीं तो पता लगे। हो गया काम। तो ये स्टेप अलाइन करता है इंडियन रेलवेज के लॉन्ग टर्म विजन के साथ, कि रिलायबिलिटी रहे, एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट रहे, राइट, एक्सीडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये देखो लिखा है ना, ये भी लिख लो आप, एक काम करो ऐसे लिख लो, इंडियन रेलवेज विजन, सर्विस रिलायबिलिटी, अवॉइड एक्सीडेंट एंड ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस लिख लो बस। ये तीन ऑब्जेक्टिव है इंडियन रेलवेज के, जिस पर इंडियन रेलवेज काम कर रही है आज की डेट में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ये सिस्टम करेगा क्या भाई, तो देखो ये सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये डिटेक्ट करेगा कि कहीं किसी मालगाड़ी में कोई नटवट खुला तो नहीं छूट गया, कोई स्प्रिंग टूट तो नहीं गई, राइट, कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज तो नहीं हो गया, है ना। जो इलास्टिक रेल पैड्स वगैरह जो होते हैं, EM पैड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको ये देखेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग और AI की मदद से ये पूरी चीज देखेगा। देखो ये डैमेज चीजों को जो है वो चेक करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है,
ओवर हीटेड एक्सेल जो है उनको देख लेगा कि यार ये ओवर हीट हो रहा है, तो रोक लो भाई, इसको कूल डाउन करो आप। रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, मेंटेनेंस टीम को इंस्टेंटली अलर्ट मिलेगा कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ी हो रही है, रोकिए गाड़ी। चेन फेलियर्स और सर्विस डिसरप्शन से बचाव होता है इसमें। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा और एआई और मशीन लर्निंग की मदद से जो है वो और बेटर हम चीज कर पाएंगे। तो हाई स्पीड एरियाज में कैमरेज जो है वो लगाए जाएंगे ट्रैक्स के साइड में, कि वो कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर ले। ये कैमरा 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में जाने वाली ट्रेन की क्लियर इमेजेस कैप्चर कर लेगा और उसको एनालाइज कर लेगा। मल्टीपल कैमरा का सेटअप इन्होंने जो है वो किया हुआ है, राइट। काफी सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। योलो V8 CNN इन मॉडल्स का उपयोग जो है वो किए जाता है डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। चाहो तो ये लिख लो, ये शायद पूछ सकते हैं, नई चीज है। योलो V8 और CNN मॉडल्स, इनका उपयोग करेंगे ये डिफेक्टिव चीजों को वो डिटेक्ट करने के लिए, एआई करेगा। OCR से वैगन नंबर भी ऑटोमेटिकली रीड होते हैं। OCR होती है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आपने लाइन वाली वो देखी होगी, तो वो लगे होंगे डब्बे में, तो उसको स्कैन करके बता देगा कौन से डब्बे में जो है वो क्या खराबी है, किस जगह पर है, तो तुरंत वहां पर टेक्नीशियन जाकर उस चीज को वो ठीक कर देगा। तो यानी कि खराबी को, डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे इन्होंने चीजें लगाई हुई है, बट वो सेफ्टी वाला फीचर है। बस आप जो चीज मैंने आपको बताई है वो बस ध्यान में रखिएगा कि मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, MVIS इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। किसने डेवलप किया, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिफेक्ट फॉल्ट्स को वो एआई मशीन लर्निंग के माध्यम से यूज करना। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैंने भी आपको बता दी कौन सी है, योलो V8 है ना। योलो V8, योलो ऐसा लग रहा है कि कोई वो भी था, एक गेम था मेरे ख्याल से, है ना। वो बहुत फर्जी वाला चला रहे थे, सट्टेबाजी वाली थी ये योलो। योलो V8, CNN मॉडल्स और OCR, ये तीन चीज ध्यान में रखिएगा, ये इसमें लगा हुआ है, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की सेफ्टी के लिए है ये। HTBT कॉटन, इसके बारे में आप ही लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखकर, और ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अरे S400 मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये भी आप ही बताएंगे। दोनों क्वेश्चन आप लोग के पढ़े हुए क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, मतलब सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, लिख लीजिए। जिसको नहीं पता ये लिख लेना, और इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है पूरा, जस्ट रीड इट आउट। दैट्स इट। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करिए, बढ़िया तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।